दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त कुल मिला के 15 मिलियन यानी कि सिर्फ 1.5 करोड़ यहूदी हैं। जो दुनिया की कुल आबादी जो कि 8 अरब है उसका सिर्फ 0.2% है। मैंने ये लफ्ज सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि यहूदियों के मुकाबले में जो दूसरे मजाहिब के फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद यहूदियों से कई गुना ज्यादा है। जैसे कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले तकरीबन 2.4 बिलियन लोग हैं। इसी तरह मुसलमानों की तादाद है 1.9 बिलियन और हिंदू मजहब के फॉलोअर्स की तादाद है 1.2 बिलियन। इतनी कम तादाद में होने के बावजूद यहूदी आखिर इतने इन्फ्लुएंशियल, इतने पावरफुल, इतने ताकतवर क्यों हैं? 57 मुस्लिम ममालिक में से किसी एक की जरूरत नहीं है कि इसराइल के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दे। इस इन्फ्लुएंस की, इस पावर की आखिर वजह क्या है? इसकी बेतहाशा रीजंस हो सकती हैं। इनमें से कुछ वजूहात के बारे में मैंने आपको बताया था जब मैंने एक किताब का रिव्यू किया था जिसका टाइटल है स्टार्टअप नेशन। ये इजराइलियों के, यहूदियों के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के बारे में। अगर आपको याद हो तो इस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि यहूदी कमाल के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, लॉजिकल होते हैं। लेकिन इस लॉजिकल होने के पीछे आखिर वजह क्या है? इसके पीछे एक ऐसी रीजन है जो शायद आज से पहले आपको किसी ने ना बताई हो। इस कॉन्सेप्ट का ताल्लुक इंसान के इंटेलेक्ट से है, लॉजिकल थिंकिंग से है और रैशनैलिटी से है। ये एक ऐसा आइडिया है जो इस्लाम और कुरान का बहुत ही अहम एसेंस है। फर्क सिर्फ यह है कि मुसलमानों ने इसे भुला दिया और यहूदियों ने इसे अपना लिया। लेकिन मैं आखिर किस आइडिया की बात कर रहा हूं? तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इज्तिहाद। इज्तिहाद का मतलब होता है दोस्तों इंडिपेंडेंट रीजनिंग, यानी कि मजहब और दुनिया के मामलात के बारे में अपनी अकल, अपने विजडम, अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना। देखिए, एक बात याद रखें कि अगर दुनिया में किसी भी मजहब ने कायम रहना है ना और उसके मानने वालों ने कामयाब होना है तो उस मजहब को वक्त के साथ आगे बढ़ना होता है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आप मजहब के बुनियादी अकायद को बदल के रख दें, बल्कि इज्तिहाद का मतलब यह है कि बुनियादी अकायद के अलावा जो दुनिया के ज्यादातर मामलात हैं उसमें इंसान अपनी अकल, अपने इंटेलेक्ट से फैसला कर सकता है। इंसान की खूबसूरती ही यह है कि वो वक्त के साथ आगे बढ़ता है और अपने आप को बेहतर करता रहता है। जब सोच इज्तिहादी की बजाय तकलीदी हो जाए तो कौमों का वही हाल होता है जो आज मुसलमानों का है। लेकिन इस इज्तिहाद के कॉन्सेप्ट को यहूदियों ने भरपूर इस्तेमाल किया। ज्यूइश ट्रेडिशन के मुताबिक खुदा ने मोसेस को जो लॉ और टीचिंग्स बताई वो इजराइल के लोगों तक पहुंची तौराह के जरिए। लेकिन यहूदियों का यह भी मानना है कि कुछ बातें ऐसी थीं जो तौराह में मौजूद नहीं थीं, जिन्हें मोसेस ने जुबानी लोगों तक पहुंचाया। इसे ओरल लॉ कहा जाता है। इसमें बिब्लिकल लॉज की इंटरप्रिटेशन है और कुछ और डिटेल्स मौजूद हैं। 2nd सेंचुरी के बाद से ज्यूइश रब्बीज यानी कि यहूदी रिलीजियस स्कॉलर्स ने इस ओरल लॉ को रिकॉर्ड करना शुरू किया और इसका रिजल्ट हुआ एक नई सेट ऑफ बुक्स, एक नया मजहबी लिटरेचर जिसे कहा जाता है तालमुद। जो प्रैक्टिसिंग ज्यूज हैं उनके मुताबिक यह सबसे अथॉरिटेटिव रिलीजियस टेक्स्ट है। उसकी वजह यह है कि हिब्रू बाइबल की लॉज काफी दफा कंफ्यूजिंग और एम्बिगुअस लगती हैं, जिसकी वजह से फैसला लेने में दुश्वारी होती है। मसलन बाइबल में लिखा गया है कि सब्त वाले दिन काम करना मना है, काम पर पाबंदी है, लेकिन यह बात नहीं लिखी कि आखिर कौन से काम नहीं करने। तालमुद इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व कर देती है यह बता के कि 39 ऐसे काम हैं जो यहूदियों ने सब्त वाले दिन नहीं करने, जिसमें शामिल हैं कुकिंग, बिल्डिंग एंड राइटिंग। तालमुद की असल खूबसूरती यह है कि इसके अंदर रिलीजियस लॉज को लेकर मुख्तलिफ ज्यूइश रब्बीज की डिस्कशंस हैं और डिबेट्स हैं, जिसकी वजह से ज्यूइश लॉ मुसलसल इवॉल्व होती रहती है। तालमुद की सबसे बड़ी खासियत है ही ये कि ये थियोलॉजिकल डिबेट को प्रमोट करती है और इस डिबेट में लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन नहीं हो जाते और ना एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते हैं, बल्कि इस डिबेट का मकसद होता है हर नई जनरेशन के लिए ज्यूइश लॉ को मोल्ड कर लेना, यानी कि इज्तिहाद कर लेना। अगर आप इस इज्तिहाद के कॉन्सेप्ट को मजीद समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा सो यू हैव अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहूदी मजहब का जो सेंट्रल आइडिया है ना,
वो सिर्फ और सिर्फ एक ही खुदा पर ईमान रखता है। लेकिन आखिर इस एक खुदा के कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? खुदा के इस यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हुए एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जूइश फिलोसोफर मोसेस मेमोनिडीज का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोसेस ने मोनोथीज्म के इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की इन क्लासिकल ग्रीक फिलोसॉफिकल स्टाइल। उसका कहना था कि खुदा यानी गॉड इज सिंपल। इस सिंपल लफ्ज का मतलब यह है कि उसके कोई पार्ट्स या प्रॉपर्टीज नहीं है। ही इज अ सिंगल, यूनिक एंड इनडिविजिबल एंटिटी, यानी कि वो वाहिद है, मुनफरिद है और नाकाबिले तकसीम है। मोसेस के मुताबिक दूसरी क्वालिटी गॉड की यह है कि वो इंसानी अकल से ऊपर है। गॉड इज बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इसी वजह से खुदा के साथ उसके कोई भी एट्रीब्यूट्स जोड़ना गलत होगा। मोसेस का आर्गुमेंट यह था कि गॉड इज नॉट वन ऑफ द स्पीशीज। वो किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं है। मसलन अगर आप 3 मर्दों को लाइन में खड़ा कर दें, उनके कपड़े अलग होंगे, उनका रंग ढंग अलग होगा, उनकी क्वालिटीज मुख्तलिफ होंगी, लेकिन वो होंगे सारे मेल्स ही। जबकि दूसरी तरफ खुदा की कोई कैटेगरी नहीं है, उसके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, वो डिवाइन है। मोसेस मेमोनिडीज का मानना था कि खुदा फिजिकली इंडिविजिबल होने के साथ साथ इंटेलेक्चुअली भी इनडिविजिबल है, यानी कि खुदा की कोई सिफात नहीं है। क्योंकि अगर खुदा की सिफात होंगी तो वो अपने एसेंस और उन एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन से तख्लीक होगा, और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब यह है कि खुदा इटर्नल नहीं है। लिहाजा मोसेस ने इस आर्गुमेंट को रद्द कर दिया। गॉड इज नॉट 2 or more entities but a single entity of oneness, even more single and unique than any single thing in creation. मैंने आपको पिछली एपिसोड में बताया था कि एसीरियंस और बेबीलोनियंस ने इजराइल पर कब्जा करके यहूदियों को वहां से निकाल दिया। अगली कई सदियों तक यहूदी पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों में मुकीम रहे। उनके लिए उन शहरों में अलहदा इलाके रखे जाते जहां पर वो दुनिया से अलग थलग रहते। यहां तक कि यहूदी स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने पर भी पाबंदी थी। लेकिन यूरोप की एनलाइटनमेंट मूवमेंट की फोर्स ही ऐसी थी, ताकत ही ऐसी थी कि उसने यहूदियों को भी इक्वल राइट्स दिलवा दिए, और इसका आगाज हुआ जर्मनी से। बहुत से यहूदियों ने जर्मन जबान सीखनी शुरू की और अपने मजहब के अलावा सेक्युलर एजुकेशन भी हासिल करनी शुरू की। इस मिजाज ने बिल आखिर एक प्रोग्रेसिव जुडाइज्म की रिफॉर्म मूवमेंट की बुनियाद रखी। सिनागॉग के अंदर जो खुतबा दिया जाता उसे जर्मन जबान में दिया जाने लगा। इसी सिनागॉग में मर्दों और औरतों की सेपरेशन हुआ करती थी, लेकिन इस रिफॉर्म मूवमेंट की वजह से उन्हें साथ बैठने की इजाजत दे दी गई। यहां तक कि यहूदियों ने जो उनका डिवाइन बिब्लिकल टेक्स्ट था उसके ऊपर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। इवन जो जूइश रब्बीज थे, यानी कि यहूदी मौलवी, उनकी सोसाइटी में प्रेजेंस को भी क्वेश्चन किया जाने लगा। अब्राहम गाइगर जैसे लोग जो इस थियोलॉजिकल इनोवेशन की मूवमेंट का पार्ट थे, उन्होंने भरपूर तरीके से यहूदी रिवायात के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनका इज्तिहाद के कॉन्सेप्ट के ऊपर भरपूर बिलीव था, और वो कहते थे कि अगर मजहब को जिंदा रहना है तो उसे मॉडर्न लिविंग के हिसाब से ढलना पड़ेगा। इस मूवमेंट ने यहूदियों की भरपूर ज़हनसाजी की। उन्होंने मसाया और प्रॉमिस लैंड के कॉन्सेप्ट को भुलाकर यूनिवर्सलिज्म को प्रैक्टिस करना शुरू किया। इस रिफॉर्म मूवमेंट का कहना यह था कि यहूदी अपने आप को सुपीरियर समझने की बजाय इंसानियत से जुड़ने की कोशिश करें। एजुकेशन के मामले में इस मूवमेंट का मानना था कि मॉडर्न सेकुलर नॉलेज को परसू करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और रब्बी से निकलकर इंडिविजुअल ज्यूज के हाथों में आ गई। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी रीजन है जिसकी वजह से यहूदी आज इतने इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल और सक्सेसफुल हैं। अपनी जमीन से निकाले जाने के बाद कई सदियों तक यहूदियों का यह ड्रीम था कि वो अपने मुल्क, अपने इजराइल वापस चले जाएं। इस इलाके को वो जायन भी कहते थे, आफ्टर माउंट जायन इन जेरूसलम। लेकिन ये ख्वाहिश कभी भी एक मजबूत पॉलिटिकल मूवमेंट ना बन सकी अंटिल द लेट 19th सेंचुरी। बिल आखिर यहूदियों ने इकट्ठे होकर एक नई पॉलिटिकल मूवमेंट का आगाज किया जिसका नाम रखा गया जायनिज्म।
इस मूवमेंट का एक ही बड़ा मकसद था और वो ये कि पैलेस्टाइन के इलाके में यहूदियों के लिए एक नेशन स्टेट, एक अलहदा वतन कायम करना। देखें दोस्तों, एक बात आपने याद रखनी है कि जूइश एनलाइटनमेंट के दौर में जो बड़े बड़े स्कॉलर्स और टीचर्स थे, उन्होंने यहूदियों को मैसेज दिया कि वो जिस भी मुल्क में मौजूद हैं, जिस भी कल्चर में मौजूद हैं, उसमें जम हो जाएं, उसमें मिक्स हो जाएं, उसमें ब्लेंड हो जाएं, ताकि लोग उन्हें परसिक्यूट ना कर सकें, मार ना सकें। इसी दौर में एक जूइश जर्नलिस्ट और ऑथर थे जिनका नाम था थियोडोर हर्जल, जिनका इस बात पर भरपूर एतमाद था कि यहूदी समाज से अलग रहने की बजाय सोसाइटी में एसिमिलेट हो जाएं, मिक्स हो जाएं। लेकिन उनकी ये सोच हमेशा के लिए बदल कर रह गई व्हेन ही फेस्ड एंटीसेमिटिज्म इन फ्रांस। यहूदियों के खिलाफ नफरत को दोस्तों एंटीसेमिटिज्म कहते हैं। हर्जल ने बिल आखिर ये रियलाइज किया कि यहूदी जितना मर्जी किसी भी कल्चर में शामिल हो जाएं, बिल आखिर उन्हें नफरत और परसिक्यूशन का सामना करना ही पड़ता है। लिहाजा इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है और वो है यहूदियों के लिए एक अलहदा वतन, एक अलहदा मुल्क का कयाम। हर्जल ने अपनी 1896 में पब्लिश होने वाली किताब द जूइश स्टेट में एक जूइश होमलैंड के आइडिया के प्रपोजल को प्रेजेंट किया और इस होमलैंड का नाम होगा द लैंड ऑफ इजराइल, जो उस वक्त ऑटोमन्स के कब्जे में था। हर्जल के इस प्रपोजल से ही दरअसल मॉडर्न जायनिज्म की मूवमेंट का आगाज हुआ। इसीलिए हर्जल को फादर ऑफ मॉडर्न जायनिज्म या फादर ऑफ मॉडर्न इजराइल कहा जाता है। अगले साल 1897 में पहली जायनिस्ट कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें यह बात क्लियर हो गई कि अगर सारी दुनिया के यहूदी एक होकर इंटरनेशनल कम्युनिटी पर प्रेशर डालें तो एक ज्यूइश स्टेट का कयाम मुमकिन हो सकता है। जायनिज्म की इस मूवमेंट को हर्जल ने अपने नॉवल द ओल्ड न्यू लैंड के जरिए एक नारा दिया, जो ये था, इफ यू विल इट इज नो ड्रीम। यानी कि अगर आप चाहेंगे तो ये ख्वाब नहीं है। यानी कि अगर यहूदी लोगों ने मेहनत की तो इजराइल का कयाम मुमकिन है। बिल आखिर हर्जल का यह ख्वाब हकीकत बना इन द ईयर 1948, जब स्टेट ऑफ इजराइल का कयाम हुआ। इसी के साथ दोस्तों हमारी वर्ल्ड रिलीजन्स की इस सीरीज में तीसरे मजहब का इख्तिताम हुआ, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और अब जुडाइज्म। इसी ऑर्डर में अगली बारी है क्रिश्चियनिटी की, जिसके आज दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अगली एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बुक बडी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।